हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से ग्रामश्री कविता हम पढ़ रहे थे और इस कविता के आगे के पद्यांश हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पद्यांश 5 और 6 हम आज की क्लास में करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो यहाँ कवि आगे सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं मीठे पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी औ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ पर आगे इसमें कवि क्या कहते हैं, पहले इसके प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, इनके शब्दार्थ लिख लीजिएगा। चित्तियां होती हैं दाग। आपने देखा होगा अमरूदों में लाल लाल दाग पड़े होते हैं ना, तो वो चित्तियां उनको कहा जाता है। सुनहले यानी कि सुनहरे, आंवली अर्थात छोटा आंवला, महमह यानी सुगंध या खुशबू के साथ, मिर्चों या मिर्च, ये इसका अर्थ हो गया मिर्च को कहा गया है। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने के कारण पीले और मीठे अमरूद पक चुके हैं। तो यहाँ कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने से जो अमरूद हैं, जो पीले और मीठे अमरूद हैं, वो पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान या दाग भी दिखाई दे रहे हैं। जब अमरूद पक जाते हैं तो उस पर लाल लाल और पीले पीले जो है हल्की सी दाग दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो पक चुके हैं, अर्थात अब अमरूद पक चुके हैं। आगे कवि कहते हैं बेर भी पक कर, जो बेर है वो भी पक कर सुनहरे रंग के हो गए हैं। छोटे छोटे जो आंवलों के कारण पेड़ की पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े होते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आंवलों का जो पेड़ है वो भी आपने देखा होगा, वो जो है वो पेड़ झुक जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आंवले लगे होते हैं। तो उस कारण वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गहने में मोती जड़े होते हैं। ठीक है। पालक की जो फसलें हैं वो पूरी खेत में लहलहा रही हैं और धनिये की सुगंध, और पालक जो है पूरा जो है खेत में, जो पालक की खेती होती है वहां पर देखना कभी चारों तरफ हरा ही हरा होता है। और धनिया जहां पर बोया जाता है, धनिया जब बड़ा हो जाता है उसमें जो है धनिया में पत्तियां आ जाती हैं, तो उस धनिये से चारों तरफ वहां का वातावरण खुशबू से फैल जाता है, यानी कि वहां पर धनिये की ही आपको खुशबू आएगी। लौकी और सेम की जो बेलें हैं वो भी खेतों में फैल गई। आपने देखा होगा लौकी की बेल होती है और सेम की भी बेल होती है, ये भी पूरे खेतों में फैल गई है। आप खेती में देखते ही होंगे कि लौकी की जो है बड़ी बड़ी बेल होती है और सेम की भी बेल होती है। तो अब जो है लौकी और सेम की बेल भी खेतों में फैल गई है। मखमल की तरह टमाटर, टमाटर का रंग आप देखते हैं, रंग ही नहीं उसका जो बाहर का जो देखने में ऐसा लगता है मानो मखमल की तरह उसका कवर हो। तो मखमल की तरह कोमल जो टमाटर है वो भी पककर लाल हो गए हैं और वो लाल रंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो मखमल की कोई चादर जो है उसकी चारों तरफ से लपेट दी गई होगी। ठीक है। आगे यहाँ कभी कहते हैं कि हरी मिर्चों के जो गुच्छे हैं वो किसी बड़ी हरी थैली की तरह जो है प्रतीत हो रही है, लग रही है। ठीक है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आने पर किन किन फसलों में जो है कौन कौन सी फसल आती है, कौन कौन सी फसल होती है, उन सब का वर्णन यहाँ इस पद्यांश में कवि ने किया है। कवि ने बसंत ऋतु के आने के कारण जो अमरूद है, अमरूद का यहाँ पर कि अमरूद भी अब पक चुके हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बेर की बात की है, आंवलों की बात की है कि आंवले भी अब जो हैं पूरी डाल में लद चुके हैं। पालक की खेती की यहाँ बात की है, धनिये की सुगंध की बात की है, लौकी और सेम की ये बात कर रहे हैं और साथ में टमाटर की भी बात कर रहे हैं। तो उस समय जो फसलें, जो साग और सब्जियां उगती हैं उन सब की बात यहाँ पर
कवि आपको बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो गांव ग्रामश्री जो कविता है, इसमें आपको पूरी कविता में गांव में जो खेती की जाती है, गांव का जो वातावरण होता है, वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए जल्दी से लिखें। चलिए, तो कवि कहता है, बसंत ऋतु के आ जाने के कारण पीले और मीठे जो अमरूद हैं वो पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान या दाग भी दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, अमरूद भी अब पक चुके हैं, बेर भी पक करके सुनहरे रंग के हो चुके हैं, बेर पक करके। चलिए आगे इन्होंने आंवलों के पेड़ों का भी यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि अब जो है आंवलों के जो पेड़ हैं वो भी आंवलों से लद चुके हैं। पालक पूरे खेत में लहलहा रही है। धनिया की सुगंध से वातावरण में जो है चारों तरफ खुशबू आ रही है। लौकी और सेम की जो बेलें हैं वो खेतों में फैल गई हैं और मखमल की तरह जो टमाटर हैं वो भी पक करके अब लाल हो गए हैं। आइए आगे क्या कहते हैं कवि, अंतिम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पद्यांश में कवि कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंधी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तो आगे क्या कहा है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। अब आगे इसके पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा। अंकित यानी कि निशान किया हुआ, दागदार, चिन्हित, निशान किया हुआ, दागदार, चिन्हित। सतरंगी यानी कि 7 रंग की घास पात, सरपत यानी कि घास और पात, सरपत अर्थात घास पात, सुरखाव यानी कि चक्रवात पक्षी को सुरखाव कहा गया है, नदी आदि का तट, पुलिन, पुलिन यानी कि नदी आदि का तट या फिर तीर या किनारा, मगरोठी कहते हैं एक जल पक्षी को, ठीक, मगरोठी एक जल पक्षी। अब इसकी व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि के अनुसार गंगा के किनारे की रेत पर लहरों के निशान इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, गंगा के किनारे रेत पर लहरों के जो निशान हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे बालू पर कई सांपों ने अपना निशान छोड़ दिया हो, अर्थात कई सांप उस पर रेत पर से गए हों। उस रेत पर पड़ती सूर्य की जो किरणें हैं, उन किरणों के कारण वह रेत इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान सतरंगी नजर आ रही है। अब यहाँ पर कवि ने गंगा के किनारे जो रेत होती है उसके बारे में बताया है। कहते हैं कि रेत पर लहरों के निशान, जो लहर आती ना गंगा से, कोई नदी आती है तो वो किनारे पर लहरें उसमें आती हैं, उन लहरों के निशान इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बालू पर कोई सांपों ने अपने निशान छोड़ दिए हो, जैसे बालू पर से सांप जो है उनमें से रेंगता हुआ गया हो, तो ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात कई सांप उस रेत पर से गए हों, तभी तो निशान छोड़ेंगे। उस रेत पर पड़ती सूर्य की जो किरणें हैं, उन किरणों के कारण वह रेत इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान सतरंगी नजर आ रही है और गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों
की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो कि वे कंघी कर रहे हो। चक्रवाक अथवा चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरौठी जो कि एक पक्षी है वो गीली रेत में आराम से सोए हुए हैं। तो यहाँ पर गंगा किनारे के जो पक्षी हैं, वहाँ जो नदी में जो पक्षी हैं उनका और उस रेत का वर्णन यहाँ इस पद्यांश में कवि ने किया है। आगे के पद्यांश में कहते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निश की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में निस्कंद शांत निज शोभा से हरता जन मन। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं, हिम आतप यानी कि सर्दी की धूप, अंधियाली यानी कि आधी रात का जो समा होता है अंधियाली, निशी अर्थात रात, तारक यानी कि तारे, मरकत अर्थात पन्ना नामक एक रत्न है, नीलम नीलम रूपी नीले रंग का रत्न, आच्छादन छाया हुआ, निरुपम जिसकी कोई उपमा न हो, अतुलनीय या बेजोड़, हिमांत शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध सुंदर सौम्य, हरता आकर्षित करना। तो अब कवि कहते हैं कि सर्दी की जो धूप होती है, जो सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है, बसंत ऋतु उस समय सर्दी ही रहती है थोड़ी बहुत, है ना, मतलब ठंड तो रहती है जब बारिश होती है, ठीक है। तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वह बहुत खुश है, और इसी खुशी के कारण कवि को वह सुख से सोती हुई प्रतीत हो रही है। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई प्रतीत होती हैं और तारों को देखकर लगता है मानो कि वे किसी सपने में खोए हुए हैं। तो अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा? कवि कहता है कि सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है, सर्दी की धूप कितनी अच्छी लगती है, उसमें जो है मन करता है बस दिन भर धूप में ही बैठते रहें। लेकिन गर्मी के मौसम में आप थोड़ी देर भी उस धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे, वो असहनीय धूप होती है, वो सहन करने लायक नहीं होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें सर्दी की धूप जो है उन हरियाली पर, उस खेतों की उन हरियाली पर पड़ती है, तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वह बहुत खुश है, यानी बहुत ही सुंदर वो धूप लगती है। और इसी खुशी के कारण कवि को वह सुख से सोती हुई प्रतीत हो रही है। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई प्रतीत होती हैं। अब देखो, जब आप सर्दियों की रात में से सुबह उठते हो ना, सब कुछ आपको बाहर ओस से भीगा हुआ दिखता है, इसलिए सर्दी की जो रातें हैं वो ओस के कारण भीगी हुई सी प्रतीत होती हैं और तारों को देखकर लगता है मानो वे किसी सपने में खोए हुए हैं। गांव में हर तरफ हरियाली फैली हुई है, ऐसी लग रही है जैसे हरे रंग के रत्न जो पन्नों से भरा कोई डिब्बा खुल गया हो, जिस पर नीलम रूपी नीले रंग के रत्न के समान नीले आकाश ने अपनी चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शीत ऋतु के अंत में गांव के वातावरण में ऐसी सुंदर और सौम्य शांति फैली हुई है जो अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह रही है। तो यहाँ पर कवि ने गांव की जो हरियाली, जो प्राकृतिक सौंदर्य गांव में जो खेती की जाती है उसका, वहाँ पर नाना प्रकार की फसलों का यहाँ पर वर्णन किया है। साथ में इन्होंने बसंत ऋतु का और नदी के किनारे उस रेत का भी वर्णन किया है, और सर्दी में जब धूप उन खेतों में उस हरियाली पर पड़ती है उसका वर्णन किया है। और इस तरह से ये पूरा जो कविता है ये पूरा गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है।
तो अब हम आज की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए इस कविता से पहला प्रश्न है, सभी बच्चे लिखिएगा। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? चलिएगा, पहला प्रश्न, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी जो शोभा है वो अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है या वर्णन है? कविता में, चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। कविता में किस मौसम के या किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? अभी अभी हमने पद्यांश में पढ़ा भी है। चलिएगा, बताइएगा इस कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, इस कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। तो यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की बात की गई है, यहाँ पर सरसों के पीले फूलों की बात की गई है, फिर तितलियों की भी बात की गई है, यानी कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसमें बसंत ऋतु का, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, आपको दिया गया है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? यहाँ अंतिम पद्यांशों में हमने क्या पढ़ा है? कवि ने क्या कहा है? मरकत डिब्बे सा खुला क्यों गांव को कहा है? तो मरकत पन्ना नाम का, आपने सुना होगा, हीरा और पन्ना ये दो रत्न हैं। तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है, और मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है, यानी कि वो जो हरियाली है वो रत्न स्वरूप लग रहा है। गांव का जो वातावरण है वो भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा और खुला खुला सा लगता है। इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। चलिएगा, जल्दी से भी लिख लेंगे। चलिए, इस प्रश्न के बाद नेक्स्ट है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो यहाँ आपने कविता में पढ़ा, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। तो लिखेंगे उत्तर, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी खेती, और ख लिखा है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो इन दोनों पंक्तियों का यहाँ आपको भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति क्या है? बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी खेती, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोई। तो पहली पंक्ति में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। जो गंगा नदी के तट पर जो जमीन है उसको सतरंगी कहा गया है, क्योंकि रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नदी की लहरें होती हैं ना, जब वो जाती हैं तो उससे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खिंच जाती हैं, जो सूरज की किरणों की प्रभाव से चमकने लगती हैं, और सूर्य की किरण जब उस पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल
चलने वाले सांपों के समान जो है प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई सांप चला होगा, तो बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सांप जो है रेंगे होंगे, वहां से गए होंगे, इसलिए यहाँ पर वो जो है सांपों के समान, जैसे कि उसमें कोई सांप चला होगा, ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट लाइन में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। कौन? गांव की हरियाली। सर्दी की धूप भी खिली खिली है, ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। तो यहाँ दोनों पंक्तियों का आशय है। फिर प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए क्या है लिखा हुआ, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। तो इसमें आपका हरे हरे 2 बार आया है, इसकी जो है आवृत्ति हुई है 2 बार। पुनरुक्ति अलंकार, हिल हरित अनुप्रास अलंकार हवर्ण की आवृत्ति हुई है। तिनकों के तन पर, तिनकों को यहाँ पर मानव के समान, तिनकों के कोई तन होते हैं, शरीर होते हैं, लेकिन उसको मानव की यहाँ पर संज्ञा दी गई है कि वो तिनका मानो कोई मानव होगा, यानी उसका मानवीकरण किया गया है। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि 2 बार आया है हरे हरे, और अलंकार अगर हरे हरे का अर्थ जो है अलग अलग होता तो यमक होता, लेकिन यहाँ पर एक ही अर्थ है, तो ये आपका पुनरुक्ति अलंकार। हिल हरित यानी कि अनुप्रास हवर्ण की आवृत्ति हो रही है, और तिनकों का यहाँ मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो किस गांव का ये चित्रण हो सकता है? तो देखिए, इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है, क्योंकि उत्तरी भारत भारत के खेती प्रधान राज्यों की में प्रमुख है। तो उत्तर भारत में ही खेती की जाती है ज्यादातर, तो इसलिए यहाँ पर इसी का वर्णन हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति पर यहाँ एक प्रश्न आया है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, और उसका वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। आपको स्वयं से बताना है कि आपको कैसी लगी, पर्सनली आपको व्यक्तिगत तौर पर ये कविता कैसी लगी है। ठीक है, एक आइडिया के लिए यहाँ एक उत्तर हम दे देते हैं, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे। तो भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से कविता अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, और कविता की भाषा भी अत्यंत सरल है, मधुर है और प्रभावमयी है। अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य में और वृद्धि हुई है। तो आपने अलंकार भी पढ़ा है जो कविता की सौंदर्य का वर्णन करता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। तो इस दृष्टि से, और आपको ये कविता और किन किन दृष्टि से, किस किस दृष्टि से ये कविता आपको अच्छी लगी, उसको भी आप लिखेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कविता ग्रामसी, आज की लेक्चर में हमने कविता भी आपका फिनिश हो गया है, कविता के सारे प्रश्न भी हम कर चुके हैं। आगे जो प्रश्न यहाँ पर कुछ और आपकी कल्पना पर आधारित हैं, तो उन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों हमने ग्रामश्री कविता को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।